बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का ख़त ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये ख़त लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला ख़त। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद है कि मैं ये ख़त लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये ख़त मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ख़त मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिदक़े दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे ख़त में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुज़रे। इसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये ख़त क्यों लिखवा रही हैं, ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख़ से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊँगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं घड़ना चाहती। इस ख़त के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफियत के असरार और रमूज़ से आगाह करूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ़ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाज़ार काहे को देखा होगा। जिस बाज़ार में मैं रहती हूँ वो फारिस रोड कहलाता है। फारिस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड के उस पार लिमिंगटन रोड और ऊपर हाउस और चौपाटी, मेरीन ड्राइवर और फोर्ट के इलाके हैं जहां बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में उस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारिस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफ़ीद हो सकें। गो फारिस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शब रोज़ जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शोदे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक इसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती है। लंगड़े, लूले, उबाश, मदकूक, तमाशबीन, आतशिक व सुजाक के मारे हुए काने, लुंजे, कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाज़ार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सेले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोयलों के अफसरदा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, कोकशास्त और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हजाम और इस्लामी हजाम और लंगोटे, कसकर गालियाँ बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कूड़ा क्रिकेट आपको फारिस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे। कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मिलबार हिल पर क़याम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे यानी जिन्ना साहब से जिस कदर अक़ीदत है इसको मैं कभी ठीक तरह से बयान ना कर सकूँगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस है, छोटी सी लड़की ही तो है वो। गो फारिस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये है फारिस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारिस रोड के मगरबी सिरे पर जहाँ चीनी हुजाम की दुकान है उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो इसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूँगी कि वहाँ पर मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बनिया, सब्ज़ी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है, और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फ़ायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फ़र्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो कुजा, दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहाँ भर की गालियाँ बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुराजनी होती है। दो एक खून दूसरे तीसरे रोज़ होते रहते हैं। गर्जिया के हर वक्त जान ज़ेत में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि
पवन हिल पर जाकर रहूं या वर्ली पर समंदर के किनारे एक कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ, और गो मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घात घात का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ। लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में, इसी फारिस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूँ, और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं, फ़िज़ा मुतअफ़िन है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपये तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है और एक तरफ हंडिया है, और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है और उसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है, और उसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक हैं। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं करवाई और ना ही वो करवाएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गाँव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये ख़त भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, जानती हूँ शायद आप तक मेरा ये ख़त भी ना पहुँचेगा, फिर भी मजबूर हूँ ये ख़त लिख के रहूँगी कि बेला और बतूल की मर्ज़ी यही है। शायद आप कयास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है, मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद ज़ोरों पर था और ग्रांट रोड और फारिस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपये के इव्ज़ ख़रीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाज़ार के अक़ब में पूंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मतवसत तबके का घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहे तेज करना शुरू किया, उस वक्त 4थी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाक़या है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जम्मे गफ़ीर देखा। ये लोग मुसल्ला थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से निकाल कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाह अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए भी देखा। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाम भी ना था। वो एक ऐसी बेरहमी, बुज़दिली और शैतानियत थी जो तारीख़ के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी। जब वो 4थी जमात में पढ़ती थी, अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खामिद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन इस नाजुक कली को बेवक्त खिज़ा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। इसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या इसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायद आज़म साहब, शायद अगर आप इसे देख सकें तो इसका अंदाज़ा कर सकें, इन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं, आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है। जो इसे मिटाता है उसे दुनिया के किसी मज़हब का कोई खुदा मुआफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारिस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालिंधर के एक गांव खेम करन के एक पठान की बेटी है।
بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیور پٹھان جو صدیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا۔ جاٹوں کے اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس حلم و آشتی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ صدیوں سے، جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عنان حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں کہ پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لب وا کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، 7 میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی، آپ تو خود کشمیری النسل ہیں اور فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈ مڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کا پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے مارواڑی، گھنی مونچھوں والے ٹھیکیدار، ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے۔ اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا، پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس کے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس ہی کی تو وہ ہے، ان پڑھ بطول۔ وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے۔ اس کے باپ کو جاٹوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے چھلکے اتر گئے ہیں اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹوں نے اس کی آنکھیں نکال لیں، پھر اس کے منہ پہ پیشاب کیا، پھر اس کے حلق کو چیر کر اس کی آنتیں تک نکال ڈالیں، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردستی منہ کالا کیا۔ اسی وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ، گل، درخشاں، مرجانہ، سوہن بیگم، ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے مندر کی عورتوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انہیں زندگی عطا کی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھی، جس نے ان کے سامنے شرم اور عزت اور پاکیزگی سے سر جھکا دیا تھا، ان تمام بہنوں اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا ڈالی تھی۔ آج رگوید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گرنتھ صاحب کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجنتا کی مصوری کا نام لے سکتا ہے، اشوک کے کتبے سنا سکتا ہے، ایلورا کے صنم زادوں کے گن گا سکتا ہے؟ بطول کے بے بس بھینچے ہوئے ہونٹوں، اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان اور اس کی بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری اجنتا کی موت ہے، تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی رو میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی، شاید یہ سب مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں آپ کی سبکی ہے، شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کی ہوں، نہ سنائی ہوں گی۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، شاید تھوڑا بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا۔ بیلا اور بطول 2 لڑکیاں ہیں، 2 قومیں ہیں، 2 تہذیبیں ہیں، 2 مندر اور مسجد ہیں۔ بیلا اور بطول آج کل فارس روڈ پر ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہیں جو چینی حجام کی بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں، میں نے انہیں خریدا ہے، میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی جو راولپنڈی اور جالندھر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کہنے لگتی ہیں کہ مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی ہوں۔
आप क्यों ना खुद इन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिना साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा एक दफ़ा इन्हें इस फारिस रोड के चुंगल से छुड़ाकर अपने घर में रखें और इन लाखों रूहों का नौहा सुनिए। ये नौहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? यह आवाज़ सुनेंगे आप? आपकी मुखलिस फारिस रोड की एक तवाइफ।